Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. और जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ लेक्चर ऑफ माय क्लाइमेटोलॉजी। हमने क्लाइमेटोलॉजी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी एंड दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ लेक्चर ऑफ माय क्लाइमेटोलॉजी। उसी के साथ मैं कंप्लीट सीरीज की बात करूं तो इट इज गोइंग टू बी द सेवेंथ लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट सीरीज ऑफ ज्योग्राफी फॉर सीडीएस, एनडीए एंड सीपीएफ। और आप लोगों को पता है कि इससे पिछले लेक्चर में जिन लोगों ने लेक्चर देख लिया है उसमें मैंने आपको अच्छे से आपके एयर मासेस के बारे में समझाया। एयर मासेस के बाद हमने बात करी थी जी फ्रंट्स की। द बाउंड्री जोन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस नोन एज फ्रंट। फ्रंट के बाद मैंने आपका यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक आपको समझाया, दैट इज योर साइक्लोन, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ समझाया कि भाई टेम्परेट साइक्लोन जो है दे आर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट, और जो मेरे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो मेरे इक्वेटर के अलावा 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आ रहे हैं, तो वो एक लो प्रेशर एरिया के पास कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम आज आगे बढ़ते हैं तो आज के लेक्चर में आपसे बात करने वाला हूं वाटर इन द एटमॉस्फेयर। भाई मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है उससे रिलेटेड क्या क्या फिनोमिनाज मेरे हैं, उन सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो विदाउट डिलेइंग मच फटाफट से आगे आते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि भैया वाटर मेरे एटमॉस्फेयर में आता कहां से, वाटर मेरे एटमॉस्फेयर में कहां से आता है। तो आइए जरा विद अ वंडरफुल स्माइल अपने तरीके पे आ जाते हैं और चीजों को समझते हैं, उसके बाद फिर रीड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरा वाटर एक्चुअली मेरे एटमॉस्फेयर में आ कहां से रहा है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैं थोड़ी सी चीज आपको समझा चुका हूं जब मैं आपको एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा था, और कुछ चीजें मैं आपको फटाफट से दोबारा से बता देता हूं। तो देखिए जी, सबसे पहले बात क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरे सरफेस पर वाटर प्रेजेंट है in the form of water bodies, in the form of glaciers, in the form of lakes, in the form of rivers, etc etc, तो जो भी मेरे सरफेस पर वाटर प्रेजेंट है उसको जैसे ही थोड़ी सी हीट मिलती है दैट एवापोरेट्स, हीट मिलेगी मेरे वाटर को, तो वाटर क्या होता है, एवापोरेट होता है। जब वाटर एवापोरेट होता है तो भैया वो एवापोरेट होके कहां पहुंच जाता है, मेरे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। अब एटमॉस्फेयर में जैसे ही पहुंचा तो फिर क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो ऊपर उठता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भाई लेप्स रेट क्या है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाइट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर मेरा ट्रोपोस्फियर में कम होता है। जैसे ही ऊपर जाके टेम्परेचर कम होगा तो भैया मेरा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। अपना क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जैसे भैया हमारा कंडेंसेशन हुआ वैसे ही मेरा क्या होगा, तीसरे नंबर पे क्लाउड्स बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल टेक प्लेस। जैसे ही क्लाउड्स बन जाएंगे तो क्लाउड्स मेरे वाटर को होल्ड करेंगे, लेकिन जब क्लाउड्स में मेरा वाटर का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, जब वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन क्लाउड्स, ठीक है, आर अनेबल, ठीक है, व्हेन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आर अनेबल टू होल्ड द मॉइस्चर इन द एयर, तो भैया मेरा क्या होता है, रेनफॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर इटसेल्फ, और अगर ज्यादा ठंड होगी तो इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। डिपेंड्स, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि भैया रेनफॉल, स्नोफॉल, इनमें क्या क्या फर्क है। बस क्लास में आगे तक बने रहो। और जैसे ही रेन होती है वापस से मेरा वाटर जो है वो कहा जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो भैया हमारे पानी ने हमारी अर्थ की सरफेस से अपनी जर्नी शुरू करी, और अर्थ की सरफेस से जर्नी शुरू करी भैया, पानी हमारा क्या हुआ, एवापोरेट हुआ। एवापोरेट होके जाकर के टेम्परेचर डिक्रीज हुआ विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो भैया मेरे ट्रोपोस्फियर में क्या बनेंगे, क्लाउड्स बने, क्लाउड्स बने। अब जब मेरे क्लाउड्स बने तो क्लाउड्स जब सर्वाइव नहीं कर पाते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब इनका वेट ज्यादा हो जाता है तो क्या हुआ भैया, मेरी झमाझम बारिश हुई, मस्त रेनफॉल हुआ, एवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ। और जब मेरे क्लाउड्स बने और क्लाउड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या होता है भैया, रेनफॉल हुआ। रेनफॉल होके वापस मेरा पानी आ गया भैया कहां, सरफेस पे। इसीलिए इसी को कंप्लीटली आप वाटर साइकिल बोल देते हो। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इन्हीं सारे फिनोमिनास को आपको डिटेल में कवर करने वाला हूं, और यही हमारा चैप्टर रहने वाला है, वाटर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अब इन्हीं फिनोमिना को हम जरा अच्छे से बारीकी से तरीके से पढ़ते हैं, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ से क्लाउड आपका यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। जैसे मैंने साइक्लोन बताया था, बहुत भर भर के क्लाउड से क्वेश्चन पूछता है। टाइप्स ऑफ क्लाउड भी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, जो भी आपके क्लाउड बने।
मैं आपको डिटेल में आपका एवापोरेशन भी समझाऊंगा, मैं कंडेंसेशन भी समझाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस कौन सी होते हैं जिनमें कंडेंसेशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे रेनफॉल कौन से होते हैं जो आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस कंप्लीट लेक्चर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है भैया, किस चीज का, ह्यूमिडिटी का। अब ह्यूमिडिटी क्या है? दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वाटर जो मेरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो मेरे अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन द एयर, उसको मैं ह्यूमिडिटी बोल देता हूं। ह्यूमिडिटी को हम दो ह्यूमिडिटी समझेंगे, हाँ, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब भैया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेरी क्या होती है? दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो इसका मतलब क्या है? मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर क्यूब मेरा एक वॉल्यूम है, मैंने एटमॉस्फेयर में भैया आपकी एयर ली 1 मीटर क्यूब के अंदर जितनी भी एयर है, मैंने आपसे बोला भैया कितना ग्राम मेरा वाटर प्रेजेंट है उसमें, वो है मेरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और उसी को मेजर किसमें करता हूं? ग्राम पर मीटर क्यूब में। इसका मतलब क्या है कि भैया मेरे 1 मीटर क्यूब एरिया में कितने ग्राम जो है वो वाटर प्रेजेंट है, उसको मैं बोल देता हूं क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरी चीज की हम बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। तो जब मैं अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूं, अब मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी। यानी कि भैया 100% कैपेसिटी है, बस 100% से ज्यादा कैपेसिटी तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो जितनी कितनी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, उसको बोल देता हूं मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जरा आइए, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। पहले हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम है, मैं इसको ग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करता हूं। चलिए, हमारी एयर के अंदर कितनी वाटर वेपर रहेगी वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हालांकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हैज नथिंग टू डू विद द टेम्परेचर, बट हम सिंपल आपके वाटर वेपर की बात कर रहा हूं कि हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर वेपर ज्यादा होगा, क्योंकि एवापोरेशन ज्यादा है। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इन्हें फटाफट से मैं आपको क्लैरिटी देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज की मैंने आपसे क्या बात करी? दूसरी बात करी भैया मैंने आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। अब रिलेटिव, जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया रिलेटिव, आपको समझ आ जाना चाहिए भाई किसी चीज के कंपैरिजन में हम इसको देख रहे हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर amount of water vapor, the amount of water present, amount of water vapor present in the atmosphere compared to its full capacity at a गिवन टेम्परेचर। याद रखना यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एट अ गिवन टेम्परेचर। ऊपर मैंने आपको बताया टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, यहां मैं बता रहा हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद द टेम्परेचर। तो मैंने बोला कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है मेरा एटमॉस्फेयर में कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी इज एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जरा बात को समझेंगे, अब जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने भैया आपका टेम्परेचर इंक्रीज करा। अब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो भैया आपको पता है कि जो मेरी एयर की कैपेबिलिटी है टू होल्ड द मॉइस्चर विल इंक्रीज, और जब मेरी एयर की कैपेसिटी बढ़ेगी मॉइस्चर होल्ड करने की, तो मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? कंपेयर टू द फुल कैपेसिटी। और जब मैंने ये कैपेसिटी बढ़ा दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी। और जब मैंने टेम्परेचर डिक्रीज करा तो एयर की कैपेसिटी डिक्रीज हुई, तो मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुई? हाई हुई। तो इस चीज को याद रखेंगे कि भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। मैंने कहा सही बात है। अब जरा बात करते हैं ओशियंस की। मैंने आपसे बात करी कि भैया जरा बताओ ओशियंस पे मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी होगी, तो आप बोलोगे सर हाइयर इन कंपैरिजन टू लैंड। हाइयर इन कंपैरिजन टू लैंड क्योंकि भैया मेरा वाटर वेपर वहां पे क्या है? ज्यादा प्रेजेंट होगा, और कॉन्टिनेंट में क्या होगा? लोअर होगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो इन्हीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का है
ह्यूमिडिटी का है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। दूसरी चीज मैंने आपसे बात करी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का है कि सर इट इज ग्राम ऑफ एयर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज पर मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने तीसरी बात, सॉरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तीसरी बात करी मैंने आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का है। आपने बोला सर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। मैंने बोला व्हाई यू आर सेइंग एट एनी गिवन टेम्परेचर, बिकॉज यू विल से कि सर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर the capability of the air to hold moisture increases which results in the decrease of the relative humidity। ठीक है, दूसरी तरफ वाइस वर्सा। मैंने बात करी ओशियंस में क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर होगी और कॉन्टिनेंट में भैया मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है लो होगी। अब जरा चलिए आगे आते हैं, यहां देख लीजिए फटाफट से कि परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी इज टर्म्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। दूसरी चीज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। ओशियंस के ऊपर क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, कॉन्टिनेंट के ऊपर इट इज लोअर। अमाउंट ऑफ रेट ऑफ एवापोरेशन आर डिटरमाइंड बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेकिंग इट अ क्रूशियल क्लाइमेटिक कंपोनेंट। तो भैया जितना मेरा कितना एवापोरेशन हो रहा है वो डिटरमाइन होता है किससे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। अब जरा बात करते हैं आगे। अब देखो ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट क्या है। अब मैंने बोला कि भाई ये मेरी कोई स्पेसिफिक मास है एयर का, मैंने बोला कि भैया एवापोरेशन हुआ, इसमें क्या आया वाटर वेपर आया, वाटर वेपर आई। अब जब वाटर वेपर आई तो वाटर वेपर आने के बाद अब एक चीज बताना मेरे को, जब वाटर वेपर आई तो इसकी कोई स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी इस एयर मास की कि भैया इतना ही वाटर वेपर मैं सस्टेन कर सकती हूं। इस एयर मास की कोई स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी कि भाई इतना ही वाटर वेपर जो है वो क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। तो जो इसकी ये फुल कैपेसिटी है, द टेम्परेचर एट विच दिस फुल कैपेसिटी कम्स इज नोन एज ड्यू पॉइंट। यानी कि द एयर कंटेनिंग एनी मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, कि भाई उससे ज्यादा मॉइस्चर जो है एयर जो है वो होल्ड नहीं कर सकती। तो जिस टेम्परेचर पे ये पॉइंट आता है व्हेन माय एयर इज नो मोर एबल टू होल्ड एनी मोर मॉइस्चर इज नोन एज ड्यू पॉइंट। और ऐसी एयर which is not able to hold any more moisture is also known as saturated। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सैचुरेशन अकर्स एट ड्यू पॉइंट, कि भाई जो टेम्परेचर जहां पे मेरी एयर की कैपेसिटी नहीं बचती है टू होल्ड एनी मोर मॉइस्चर, जहां पे जाकर के मेरी एयर सैचुरेट हो जाती है, उसको मैं बोल देता हूं, उस टेम्परेचर को बोल देता हूं ड्यू पॉइंट। और भैया सिंपल सी बात है, आपका जो ड्यू पॉइंट है वो कब होगा, व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या थी, कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी, कि भाई जो मेरी एयर की फुल कैपेसिटी है उतना मॉइस्चर मेरा उसके पास चला गया, तो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज ड्यू पॉइंट। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन ऑफ एयर अकर्स इज नोन एज ड्यू पॉइंट। अब जरा यहां पे आपको एक बात समझनी है कि भाई फॉर एग्जांपल ये मेरी सरफेस थी, यहां से हुआ एवापोरेशन, एवापोरेशन हुआ जब मेरी वाटर वेपर कहीं पहुंची, तो एक पॉइंट पे जाके ऐसा हुआ कि दिस एयर मास कैन नॉट होल्ड एनी मोर मॉइस्चर, इट हैज बिकम सैचुरेटेड एंड द पॉइंट एट विच सैचुरेशन अकर्स, द टेम्परेचर, उसको मैंने बोल दिया क्या आ गया है, ड्यू पॉइंट आ गया। तो इस ड्यू पॉइंट के आने के बाद क्या होगा, एयर होल्ड नहीं कर सकती वो मॉइस्चर, उसका टेम्परेचर ऊपर जाकर के डिक्रीज हो रहा है, इट विल स्टार्ट कंडेंसेशन, आपका कंडेंसेशन होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना वरना आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे इन टॉपिक्स में। जब भैया ड्यू पॉइंट आ गया तो कंडेंसेशन रहेगा। अब आपसे मैंने बात बोली कि भाई ड्यू पॉइंट मेरा दो तरीके के एयर मास हो सकते हैं, एक मान लो बहुत ठंडा है और एक जो है वो नॉर्मल है, तो यानी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एट और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। मैंने बोला एक अबव फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी हो सकता है मेरा ड्यू पॉइंट। तो जरा इस बात को याद रखेंगे कि भैया जब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो क्या बनेगा, जो कंडेंसेशन होगा दैट विल हैपन इन द फॉर्म ऑफ आइस और इन द फॉर्म ऑफ स्नो आप कह सकते हो। और जब अबव फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इतनी सी बात है कि भाई मैंने सिंपल सी बात बताई, मेरा हुआ एवापोरेशन, एवापोरेशन होने के बाद मेरी एयर जो है सैचुरेट हुई, इट इज नॉट एबल टू होल्ड एनी मोर मॉइस्चर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरी कितनी है, 100% है। जब मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तो हाँ ड्यू पॉइंट आ चुका है। ड्यू पॉइंट आ गया है तो मतलब दिस इज द टेम्परेचर जिस पे फिर कंडेंसेशन शुरू होगा। अब कंडेंसेशन डिपेंड करता है कि एयर मास का टेम्परेचर कैसा है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तो स्नो बनेगी, अब फ्रीजिंग पॉइंट है तो अराउंड द हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर मेरा क्या है, कंडेंसेशन होगा। इतनी सी बात है। अब जरा समझिए, अब जरा समझो, आओ जरा, मैंने आपसे बात करी यहां पे
इसी टॉपिक को मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं आपको। एवापोरेशन, मैंने आपसे बोला कि भैया एवापोरेशन क्या है, आपने बोला कि सर दिस इज बेसिकली द प्रोसेस इन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट, सरफेस पर लिक्विड स्टेट में वाटर था, लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में गया, गैसियस स्टेट में। अब गैसियस स्टेट में जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा तो इसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, उसको बोलता हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। साइंस में पढ़ा होगा आपने, कल मैंने साइक्लोन में भी समझाया था आपको ये, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको मिली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये गया भैया गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में गया तो आगे चल करके क्या हुआ, आगे चल करके क्या हुआ कि भाई सैचुरेट हुआ मेरा एयर मास। सैचुरेट कब होगा, जब ड्यू पॉइंट पे पहुंचेगा। सैचुरेट कब होगा, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, और जैसे ही सैचुरेशन होगा स्टार्ट क्या होगा, कंडेंसेशन। दिस इज द एंटायर प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस। द एनर्जी जो यहां पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये ले रहा है, और वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब कंडेंसेशन होगा तो ये रिलीज करेगा। तो इसीलिए तो हम बात करते हैं कि मैंने आपसे कहा कि भैया ये मेरी सरफेस ऑफ अर्थ है, यहां से ऊपर गए हम, यहां क्लाउड बने। आपने बोला सर आप वर्टिकल क्लाउड्स भी तो बताते हो कि भाई ऐसे वर्टिकल बहुत ऊंची हाइट तक बनेंगे, तो मैंने बोला यहां मेरा एयर मास पहुंचा, कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद उसने क्या रिलीज करी, यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलीज करी। अब इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ने इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है उसको फिर से हीट अप करा, वो राइज हुई, उसने क्लाउड्स बनाए, फिर उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो आगे बढ़ाई, फिर आगे क्लाउड्स बनाए, फिर उसने आगे बढ़ाई, फिर आगे क्लाउड्स बनाए, फिर ये फाइनली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है मेरी कहां चली गई, वो मेरी चली गई कहां पे, इनटू द स्पेस। याद करो थोड़ा सा जो मैंने आपको हीट बजट पढ़ाया है। तो इसीलिए मेरे एट डिफरेंट हाइट्स क्लाउड बनते हैं, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो क्या होती रहती है, वो मेरी अलग अलग स्टेज पर जाकर के रिलीज होती रहती है, विच फर्दर अपलिफ्ट्स द एयर, विच फर्दर कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड्स, विच फर्दर लिफ्ट्स द एयर, विच फर्दर फॉर्म्स द क्लाउड। इन दिस वे दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस। हमने कहा चलिए जरा इस चीज की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब एवापोरेशन मेरा कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। भाई टेम्परेचर ज्यादा, एवापोरेशन ज्यादा। मैंने कहा भैया विंड स्पीड है, हाई विंड चल रही है, हाई विंड से क्या होगा कि भैया मेरी ये सरफेस है, यहां से एवापोरेट होकर एयर मास मॉइस्ट हुआ, विंड आई, विंड ने उसके सैचुरेशन को कम कर दिया, अपने साथ ले गई, स्प्रेड कर दिया, तो फिर यहां दोबारा से एवापोरेशन होगा। विंड स्पीड ज्यादा होगी तब भी मेरा एवापोरेशन ज्यादा होगा। तो यानी ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर ग्रेटर द एवापोरेशन। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यही कहानी है बस मेरे एवापोरेशन की, कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड और विथड्रॉन ड्यू टू एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। बता दिया मैंने कैसे भैया एटमॉस्फेयर में एवापोरेशन से वाटर आता है, कैसे कंडेंसेशन से वापस आ जाता है। हीट जो थी भैया वो अपना चली गई वापस स्पेस में, इससे हमारा हीट बजट भी अर्थ का क्या है, मेंटेन रहता है। दूसरी चीज मैंने बात करी, इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, टेम्परेचर जिस पर वाटर स्टार्ट एवापोरेटिंग विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर होगा वैसे वैसे भैया एवापोरेशन बढ़ेगा और एयर की कैपेसिटी बढ़ेगी टू होल्ड मोर मॉइस्चर। अगली चीज, मॉइस्चर कंटेंट अगर लो है, एयर हैज अ पोटेंशियलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग मॉइस्चर, कि अगर कम मॉइस्चर है तो और रिटेन करेगी एयर जो है। मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। जब हवा चलेगी तो वो सैचुरेटेड एयर को रिप्लेस कर देगी, तो फिर वहां पे एवापोरेशन और ज्यादा होगा। ये कहानी थी मेरे एवापोरेशन की। अब जरा बात कर लेता हूं मैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन मैंने आपको क्या समझाया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन जब होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ हीट होगा, हीट रिलीज होगी। व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड, जब मेरी मॉइस्ट एयर है जो मेरा एवापोरेट होकर जाती है, जब वो कूल डाउन होती है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो वो सैचुरेशन पे पहुंचती है। सैचुरेशन पे पहुंचती है तो इट कंडेंसेस इनटू द लिक्विड फॉर्म। अब कंडेंस कहां होगी सर, ऐसे हवा में तैरने लगेगी? नहीं, मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाया था मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैंने वहां आपको बताया था, क्या बताया था बॉयज एंड गर्ल्स, कि भैया मेरे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं, जो मेरी डस्ट होती है, जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, उनके आसपास क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और जैसे जैसे कंटिन्यूअसली एवापोरेशन होगा तो कंटिन्यूअसली कंडेंसेशन भी होगा, तो इनकी जो वॉल्यूम है, इनका जो वेट है बढ़ता जाएगा। एंड व्हेन दिस इज अनेबल टू होल्ड दिस मॉइस्चर, तो मेरा रेन होगा। कई बार 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 एक चीज कह रहा हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, चलिए, तो इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग अराउंड हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, पार्टिकल ऑफ डस्ट, स्मोक एंड सॉल्ट। ये काफी अच्छे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और आपने सुना होगा आर्टिफिशियल रेन के बारे में। आर्टिफिशियल रेन में ऐसा ही करा जाता है
कि यही सारे आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई छिड़के जाते हैं, इनके आसपास कंडेंसेशन हो जाता है और रेन होती है। अब जरा आगे आएंगे। अच्छा, कंडेंसेशन एक तो ऐसे हुआ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पे, दूसरा मेरा कहां होता है, जैसे आपका फॉग बनता है, जब फॉग बनता है वहां क्या होता है कि कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, कि जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप हुआ मेरी एयर का, जैसे पत्तियों पर सुबह आपने ओस देखी होगी, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। अब जरा चलते हैं आगे। मैंने बोला आपसे कंडेंसेशन कहां होगा, जब मेरा ड्यू पॉइंट पहुंचेगा। ड्यू पॉइंट का मतलब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, ठीक है। और मेरा मेजर जो रूल है कंडेंसेशन का वो है डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात समझो ना, कि जब गैसियस फॉर्म में है तो उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वाटर की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जब गैसियस फॉर्म में है। तो अगर मेरे को इसको लिक्विड करना है तो या तो मैं इसकी वॉल्यूम कम कर दूं, यहां पे दो चीज है, वॉल्यूम ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। अब मैंने कहा भाई या तो मैं वॉल्यूम कम कर दूं और टेम्परेचर कम कर दूं, तो ये पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स और क्या हो जाएगा, आपका कंडेंसेशन हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। दूसरा मैंने बोला मैं कंडेंस वो टेम्परेचर कम कर दूं तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो ऑटोमेटिकली कंडेंस हो जाएगा टेम्परेचर कम करके एट द ड्यू पॉइंट। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स। बट जब हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, डिक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द लेफ्ट साइड बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ कंडेंसेशन। इतनी सी बात जरा याद रखेंगे कि भैया व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, कि भैया ड्यू पॉइंट आ जाए तो अपने आप ही कंडेंसेशन हो जाएगा। दूसरा मैंने आपसे क्या बोला, मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर कम कर दूं तो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, जब भी कंडेंसेशन हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि और ज्यादा मॉइस्चर दे दिया जाए। अब और ज्यादा आप मॉइस्चर दोगे तो सैचुरेशन होगा एयर का, सैचुरेशन होगा तो अपने आप कंडेंसेशन होगा। तो तीन कंडीशन है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन थी, तीनों मैंने आपको समझा दिया है। तो भैया मॉइस्चर दूंगा तो सैचुरेशन जल्दी होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर कम करूंगा तब भी मेरा कंडेंसेशन होना है, और ड्यू पॉइंट आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरा कंडेंसेशन हो ही रहा है। बट सबसे ज्यादा डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर की वजह से मेरा कंडेंसेशन मेरे एटमॉस्फेयर में मेरे को देखने को मिलता है। तो जरा फटाफट से आते हैं और बात करते हैं। मैंने अब तक आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया है, मैंने आपको सिंपल से दो तीन कॉन्सेप्ट बताए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैया ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। दो तरीके की ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जिसको मैं बोलता हूं भैया ग्राम पर मीटर क्यूब, दूसरा बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंपेयर टू द फुल कैपेसिटी, ठीक है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर 1 अपॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके आगे जब हम ह्यूमिडिटी से आगे बढ़े, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन मीन्स भैया जब मेरी सॉलिड जो सॉरी लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्सॉर्ब करने के बाद, वो मेरा एवापोरेशन है। एवापोरेशन के बाद हमने बात करी कंडेंसेशन की। मैंने आपको बताया कंडेंसेशन टेक्स प्लेस जब मेरी एयर सैचुरेट हो जाए, जब मेरा ड्यू पॉइंट आ जाए, जब मेरा टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कम हो जाए, तो मेरा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। इतनी सी बात मैंने अब तक आपसे करी है। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जब कंडेंसेशन होता है तो मेरी अलग अलग चीजें बनती हैं, उनकी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन होगा तो वो अलग अलग चीजें बनती है। क्या होता है, मेरा ड्यू आती है, ड्यू के फॉर्म में कंडेंसेशन होगा, फ्रॉस्ट के फॉर्म में होता है, फॉग के फॉर्म में होता है, और क्लाउड्स के फॉर्म में कंडेंसेशन होता है। चारों तरीके आपके कंडेंसेशन के हैं। वन बाय वन इनको जरा मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यू की। ड्यू जिसको आप ओश बोलते हो, ठीक है। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जब मेरी विंटर नाइट्स होती हैं, कोल्ड विंटर नाइट्स होती हैं, जब मेरा टेम्परेचर जो है काफी कम होता है, अब दिन में इंसोलेशन आता है, रात को इंसोलेशन चला गया। अब जब वो रात को पूरी हीट जो है मेरी अर्थ ने ऑलरेडी रेडिएट कर दी है, तो अर्थ की सरफेस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, उसके ऊपर का एयर जो है वो ठंडी हो जाती है। तो जब व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर मास डिक्रीजेज शार्पली, तो क्या होता है कि जो मेरा वाटर वेपर था एटमॉस्फेयर में, इट स्टार्ट कंडेंसिंग ऑन द सॉलिड पार्टिकल्स। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इजी टॉपिक है। बस कुछ चीजें हैं जो स्टेटमेंट आपका एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, उनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उनको जरा समझते चलना। तो मैंने आपसे ड्यू की बात करी। ड्यू में मैंने बोला कि भैया ड्यू क्या है, ड्यू इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। वो कब होता है, जब मेरा एयर मास का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और मेरी सरफेस पर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन पर कंडेंसेशन हो जाता है बिना ऊपर जाए, उसको मैं बोल देता हूं ड्यू। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला कि ड्यू कब आती है, व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस above freezing point, या फिर मैं इसी चीज को ऐसे कह सकता हूं, when ड्यू पॉइंट, कंडेंसेशन तो तभी होगा जब ड्यू पॉइंट आएगा, when ड्यू पॉइंट इज हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
यानी 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो मेरा कब ड्यू बनेगा। दूसरा आता है मेरा फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में भी सेम कंडीशन है, बस फ्रॉस्ट में क्या हो रहा है कि ड्यू पॉइंट इज एट 0 और लोअर देन 0, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अब जो है वो 0 डिग्री से कम आ रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ आइस मेरा क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। इसको मैं बोल देता हूं फ्रॉस्ट। ये हो गया मेरा ड्यू। इतनी सी बात सबको क्लियर है, इतनी सी बात सबको क्लियर है। ड्यू हो गया, फ्रॉस्ट हो गया। तीसरी चीज क्या होती है मेरी, फॉग। फॉग बेसिकली क्या होता है, दीज आर द क्लाउड्स विच आर नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लाउड्स नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने आपको बताया था फॉग कब आता है, आपका टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइम पे आता है फॉग। और कहां पे आएगा, जहां पे आपके कोल्ड करंट्स होंगे, जो कोहरा है, तो हमें फॉग देखने को मिलता है। क्लाउड्स की बात हम आगे करने वाले ही है। तो दीज आर द मेजर 4 टाइप ऑफ कंडेंसेशन विच टेक्स प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि कंडेंसेशन कैन टेक प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज बोथ हायर और लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। आप बोलोगे यस सर। जब हायर होगा तो क्या बनेगा, ड्यू बनेगा, और जब लोअर होगा तो क्या बनेगा, फ्रॉस्ट बनेगा। चलिए, forms of condensation can be classified on the basis of temperature and location. Condensation takes place when the dew point is lower than the freezing point as well as higher than the freezing point. ऐसे ही स्टेटमेंट आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा, और थोड़ी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन चीजों में, क्योंकि हम क्लैरिटी से पढ़ेंगे। ड्यू की जब हम बात करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिट, देखो जी इस लीफ को देख रहे हो, ऐसे आपने ड्यू बहुत अपनी जनरल लाइफ में खूब देखी होगी। अब ठंड पड़ रही है, आप ड्यू देखते होगे, ठीक है। When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surface of solid objects rather than in the nuclei in the, जो ये जो मेरे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं उन पे कर दिया तो क्लाउड्स बन जाएंगे। तो सरफेस पे ही कर देता है, ऐसे स्टोन पे, ग्रासेस ब्लेड्स पे, प्लांट लीव्स पे, तो इसी को हम बोलते हैं ड्यू। ड्यू के लिए आइडियल कंडीशन क्या है, फॉर्मेशंस आर क्लियर स्काई, ठीक है, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए। अगर काम एयर नहीं होगी तो अगेन वही बात, काम एयर नहीं होगी, एयर आएगी तो सैचुरेटेड एयर मास को डिस्प्लेस कर देगी। सैचुरेटेड एयर मास डिस्प्लेस हुआ तो ड्यू पॉइंट आएगा ही नहीं, ड्यू पॉइंट आएगा ही नहीं तो कंडेंसेशन होगा ही नहीं। उसके साथ साथ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई रिलेटिव मैंने बोला भैया 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, जब भी मेरा ड्यू पॉइंट आता है जब भी कंडेंसेशन होता है। और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स आपकी होनी चाहिए, जिससे कि टेम्परेचर डिक्रीज कर पाए मेरे एयर मास का सफिशिएंटली। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज नेसेसरी ड्यू पॉइंट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फिर मैंने बात करी फ्रॉस्ट की, ये आप देख सकते हो फ्रॉस्ट है। ऐसे आप जब पहाड़ों में गए होगे, ठीक है, जब पहाड़ों में जाते हो आप देखते हो ऐसे बर्फ जमी रहती है पेड़ों पे। फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सर्फेसेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तो मेरा क्या बनेगा, फ्रॉस्ट। एक्सेस मॉइस्चर जो होता है इन वो माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स के रूप में जम जाता है, उसी को मैं कंडेंसेशन बोलता हूँ। आइडियल कंडीशंस क्या है, सेम है, सेम आइडियल कंडीशंस है भाई। कोल्ड एंड स्टैंडिंग विंटर नाइट चाहिए आपको लंबी, काम एयर चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। बट एक कंडीशन डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ड्यू पॉइंट है उसका टेम्परेचर एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, और ड्यू में वो अबव होता है। आइए जरा फिर बात करते हैं फॉग एंड मिस्ट की, ठीक है। अब मेरा फॉग कब बनता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी एयर मास है अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, जैसे ही उसका ऑल ऑफ अ सडन फॉर एग्जाम्पल, जैसे आओ थोड़ा और अच्छे समझाता हूं। हमने बात करी फॉग की, ये मेरी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या है, मेरा कोई एयर मास है, ठीक है, एयर मास है मतलब एयर है। एयर मास में उस फॉर्म में एयर मास नहीं बता रहा हूं आपको जो कल पड़ा है, मतलब सिंपली बता रहा हूं कि मेरी ये एयर है, कोई एयर मास है। अब जो एयर मास है, हुआ क्या कि ऑल ऑफ अ सडन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मेरे एयर मास का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, यानी कि देयर इज सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर। सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर है, एकदम से कम हुआ। अब एकदम से कम होगा तो भैया क्या होगा, ड्यू पॉइंट आएगा, एकदम से ड्यू पॉइंट आएगा तो जहां जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मेरे होंगे नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उन्हीं के आसपास क्या हो जाएगा, मेरा कंडेंसेशन हो जाएगा नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। और इसी को मैं बोल देता हूं क्या, अब मैंने आपसे बार बार कहा कि एटमॉस्फेयर में कहीं भी कंडेंसेशन हो रहा है, क्या वो क्लाउड का फॉर्म होगा, यस होगा। तो फॉग इज अ क्लाउड विच इज whose base is near to the surface of earth। तो भैया मेरा बिल्कुल सरफेस के पास जब कंडेंसेशन हो गया अराउंड दिस न्यूक्लियाई, तो इसको मैं बोल देता हूं फॉग। इसको मैंने बोल दिया फॉग, कोहरा। और इससे ड्राइविंग वगैरह या विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, ये हो गया फॉग। और फिर स्मोक क्या होता है सर, तो भैया स्मोक क्या होता है, ये मेजरली होता है मेरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में।
स्मॉग देखने को मिलता है आपको। फॉग जो है आपको गांव देहात इन सब एरियाज में देखने को मिलेगा। फर्क क्या है, बस इतना फर्क है, फॉग प्लस स्मोक इज कॉल्ड स्मॉग, कि वहां पे भैया इंडस्ट्रियल एरियाज है, आपके व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा है, तो फॉग के साथ साथ वहां स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं, वो विजिबिलिटी और ज्यादा खराब करते हैं, उसको मैं बोल देता हूं स्मॉग। फॉग हो गया, स्मोक हो गया, ये दो चीजें आपको अच्छे से समझनी थी। तीसरी चीज क्या होती है, मिस्ट। मिस्ट आपको ये कहां देखने को मिलेगा, इन द माउंटेन रीजन्स। माउंटेन्स का जो कोहरा है एक तरीके का, उसे आप बोल देते हो मिस्ट। इसमें क्या फर्क है, इसमें बस इतना फर्क है कि सर मिस्ट हैज मोर मॉइस्चर, मिस्ट हैज मोर मॉइस्चर देन फॉग। यानी कि फॉग प्लस एडिशनल मॉइस्चर इज कॉल्ड मिस्ट, एंड फॉग प्लस स्मोक इज कॉल्ड स्मॉग। तो सारे चीजें किससे बन रही है, मेरी फॉग से बन रही है। फॉग मैंने आपको समझाई दिया कि जब भी मेरी एयर का टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज होता है तो कंडेंसेशन नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हो जाता है, तो एक ऐसा क्लाउड बन जाता है विच इज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वो विजिबिलिटी खराब करता है, उसको बोल देता हूं फॉग। स्मोक क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फॉग के साथ स्मोक मिल जाता है, वो स्मॉग हो जाता है। मिस्ट क्या है, ये माउंटेन्स में होता है। माउंटेन्स में क्या होता है कि भैया आपका जो ह्यूमिडिटी है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। ह्यूमिडिटी जब वैलीज से आपकी माउंटेन की तरफ ब्रीज चलती है वो कूल डाउन होती है, कूल डाउन होती है, मॉइस्चर बढ़ता है, मॉइस्चर बढ़ता है, आपको वैलीज में क्या देखने को मिलता है, आपको मिस्ट देखने को मिलती है इन द कोल्डर एरियाज, इन द पहाड़ी एरियाज आप देखोगे तो वो आपकी हो जाती है मिस्ट। बस इतनी सी बात है। अब जरा ये बात कर लेते हैं आपके फॉग एंड मिस्ट की। When the temperature of air mass containing a large quantity of water vapor fall all of a sudden, तो condensation takes place on the fine dust particles, उसको बोल देता हूं मैं फॉग। तो फॉग क्या है, इट इज बेसिकली द क्लाउड जिसका नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ बेस है। बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट विजिबिलिटी आपकी पुअर टू जीरो हो जाती है। अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया में स्मोक जो है वो काफी ज्यादा न्यूक्लियाई देता है फॉर द कंडेंसेशन विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। सच अ कंडीशन व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक इज डिस्क्राइब्ड एज स्मॉग। ओनली डिफरेंस क्या है मिस्ट और फॉग में, मिस्ट में थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा है इन द फॉग। इन मिस्ट ईच न्यूक्लियाई कंटेन्स अ थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर, कि भाई जो मेरा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, अब इस पर मॉइस्चर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉइस्चर है और एक ये मैंने बोला, मैंने आपसे बोला फॉग कौन सा होगा इनमें, आप बोलोगे फॉग ये होगा क्योंकि थिन लेयर है इस पर किसकी, वाटर की, और ये थिक लेयर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा भैया मेरा मिस्ट। क्लियर है। देखो बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट्स दिए एग्जामिनर ने, जब तक आपने कंसेप्चुअली चीज नहीं पढ़ी आप धोखा खा जाओगे, आप धोखा खा जाओगे। ठीक है। मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर माउंटेन्स एज द राइजिंग वार्म एयर अप द स्लोप्स मीट्स अ कोल्ड सरफेस। कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला पहाड़ों में होता क्या है, ये मेरे माउंटेन्स है, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि जब भाई हम रात की बात करते हैं, जब हम दिन की बात करते हैं, तो दिन में क्या होगा, यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा आएगी, इंसोलेशन भाई लोग ज्यादा आई तो भैया यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता था, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में ड्रिफ्ट करती थी एयर, जो है वो आपकी वैली ब्रिज चलती थी दिन के टाइम में, मैंने आपको बताया है ना। तो होता क्या है कि जो भी एयर जो राइज करती है तो उसको एक कोल्ड, ऊपर जाकर के टेम्परेचर कम रहता है तो कोल्ड सरफेस मिलती है, कोल्ड सरफेस मिलती है, वहां कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन कैसा होगा, वहां पे थिक कंडेंसेशन होगा, और वहां पे मेरे को क्या देखने को मिलता है, मिस्ट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर एंड द सडन डिक्रीज इन द टेम्परेचर। चलिए नाउ अब जरा बात करते हैं, फॉग्स आर ड्रायर देन मिस्ट एंड दे आर प्रेवलेंट वेयर वार्म करंट्स ऑफ एयर कम इन कांटेक्ट। कोल्ड करंट्स जहां होंगे वहां फॉग होगा आपका, जैसे पेरू वाला जो एरिया आपका, ठीक है। चलिए, फॉग आर मिनी क्लाउड्स इन विच कंडीशन टेक प्लेस अराउंड न्यूक्लियाई प्रोवाइडेड बाय डस्ट, स्मोक एंड सॉल्ट पार्टिकल्स नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आपसे बोले कि भाई फॉग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड, आप बोलोगे यस। कैसा क्लाउड है, जो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ बन रहा है। मिस्ट और फॉग में फर्क क्या है, मिस्ट में मॉइस्चर ज्यादा और फॉग में मॉइस्चर कम। फॉग विद स्मोक इज नोन एज स्मॉग। इतनी सी बात थी कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन की चारों चीज मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले मैंने बताया ड्यू, कि ड्यू में क्या होगा, ड्यू पॉइंट इज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। फिर मैंने आपको बताई दूसरी चीज क्या, फ्रॉस्ट एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी चीज हमने बात करी फॉग, फिर हमने बात करी स्मॉग, फिर मैंने बात करी आपसे मिस्ट की। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। ये इन फॉर्म्स में मेरा कंडेंसेशन जो है वो होता है। अब जरा आइए आगे बात करते हैं हम अपने क्लाउड्स की, ठीक है। तो क्लाउड्स, और क्लाउड्स भी क्या है हमारे, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। तो अब तक मैंने क्या क्या आपको चीजें समझा दी, उसके साथ साथ हम चल दो समझते हैं क्लाउड्स, उसके बाद रिवाइज करेंगे। मैं भी सोच रहा था रिवाइज करवाऊं, बट क्लाउड समझ के क्लाउड्स की बात करेंगे।
एक एक चैप्टर के ना अगर आप क्रिस्प नोट्स बनाओगे अपने, एक तो नोट्स बना लिए, फिर आपने रिवाइज कर लिया, जब आपने 2-3 बार रिवीजन मार लोगे ना आप डेली बेसिस पे, एक पेज के नोट्स बन जाएंगे आपके एक क्लास के, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें आप रिवाइज करते रहो, आप कभी एग्जाम में धोखा नहीं खाओगे। चलो जरा बात कर लेते हैं क्लाउड्स की। अब भैया क्लाउड्स क्या है कि मैंने इतनी चीज तो आपको समझा दी, एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन के बाद कंडेंसेशन कैसे हो रहा है और कैसे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के आसपास चीजें जम रही है। तो भैया ये क्या है मेरा, अगर मैं डिफाइन करूं, दिस इज मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, या मैं कहूं मास ऑफ टिनी आइस क्रिस्टल्स, डिपेंड्स कंडेंसेशन किस टेम्परेचर पे हुआ है, फॉर्म्ड बाय condensation. Clouds are mass of minute water droplets or ice crystals formed by condensation of water vapor. कहां हो रहा है ये कंडेंसेशन? अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो अब जब मैं अपने क्लाउड्स की बात करता हूं तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भैया मेरे जो क्लाउड्स हैं उनको मैंने डिवाइड कर रखा है, तो बेस्ड ऑन द हाइट, ट्रांसपेरेंसी एंड डेंसिटी, आई हैव डिवाइडेड माई क्लाउड्स इनटू 4 टाइप्स। 4 तरीके के मेरे क्लाउड्स होते हैं, इनको मैंने इसी तरीके से डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन द हाइट, ट्रांसपेरेंसी एंड डेंसिटी। सबसे पहला होता है भैया मेरा सिरस क्लाउड्स, जो मेरे सबसे ऊपर के क्लाउड्स मिलेंगे उन्हें बोल दूंगा मैं सिरस क्लाउड्स, अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। उससे नीचे भैया जो मेरे क्लाउड्स मिलेंगे, ठीक है, उससे नीचे जो मेरे क्लाउड्स मिलेंगे उन्हें बोल देता हूं मैं क्यूमुलस। तीसरे नंबर पे जो मेरे क्लाउड्स मिलेंगे वो होते हैं जी मेरे स्ट्रेटस, और चौथे नंबर पे जो मेरे ओपेक क्लाउड्स होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, जो अच्छी बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं निम्बस। तो मैंने बोला कि भैया सिरस, क्यूमुलस और स्ट्रेटस और निम्बस क्लाउड्स मेरे ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे आते हैं। इसी के साथ मेरे एक और क्लाउड्स होते हैं एल्टो। एल्टो भैया मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी है, तो जो मिडिल क्लाउड्स होते हैं, जो भी बीच में आएंगे, जो बीच में क्लाउड्स बनेंगे, मिड हाइट क्लाउड्स को मैं बोलता हूं एल्टो। किसी के साथ नाम जुड़ गया आप समझ जाओ मिड हाइट क्लाउड है। तो भैया बेस्ड ऑन द हाइट, ट्रांसपेरेंसी और डेंसिटी मैंने सिरस क्लाउड्स, क्यूमुलस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स और निम्बस को मैंने हाइट के बेसिस पे नहीं बल्कि मैंने किस बेसिस पे, ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे इस पार्ट में रखा। अब जरा वन बाय वन समझते हैं कौन से क्लाउड्स की क्या खासियत है, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स में आप बात करता हूं आपसे हाई क्लाउड्स, जो आपके सबसे पहले सिरस है। चलिए सिरस की हम चीजें समझे भाई, ये मेरे किस तरीके के क्लाउड्स हैं, किस तरीके के क्लाउड्स हैं? दीज आर बेसिकली द क्लाउड्स विच फॉर्म्स एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड के क्लाउड है जो आपको नियरली 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, अब मैंने आपको बताया था भैया ट्रोपोपॉज आ जाता है 13 किलोमीटर पे एवरेज हाइट पे, तो उससे ऊपर तो मेरे क्लाउड बनते नहीं है, ठीक है। चलिए 8000 से 12000 मीटर तक हाई एल्टीट्यूड में मेरे सिरस क्लाउड्स मेरे को देखने मिलेंगे। ये कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स, थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स, और इनका जो अपीयरेंस होगा मेरा वो है फेदर, फेदर की तरह होते हैं, आपने देखे पंख, फेदरी अपीयरेंस। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऐसे ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सिरस क्लाउड्स इज करेक्ट इनकरेक्ट। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं। और चौथी चीज, दे विल ऑलवेज बी व्हाइट इन कलर। कि मैं अगर सिरस क्लाउड्स की बात करूं तो भैया मेरे कैसे हैं? हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं। कैसे हैं? थिन एंड डिटैच्ड क्लाउड्स हैं। जैसे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, डिटैच्ड है, थिन है। इस तरीके के जो मेरे को क्लाउड्स देखने को मिलेंगे वो है भैया मेरे सिरस क्लाउड्स। और कहां बनेंगे? एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर, दैट इज इन द अपर ट्रोपोस्फियर। सबसे ऊंचे क्लाउड्स होंगे, ये मेरे हाई क्लाउड्स होते हैं। हमने कहा ठीक है सर, सिरस क्लाउड्स की बात खत्म हुई, अब जरा चलते हैं आगे और बात समझते हैं किसकी? क्यूमुलस।
और जो क्यूमुलस क्लाउड्स है मेरे, दे आर लाइक, अपीयरेंस में कैसे बताऊं आपको, दे आर लाइक कॉटन वूल। इनका जो बेस है वो फ्लैट होगा, फ्लैट बेस होगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके के आपको देखने को मिलेगा इनका अपीयरेंस, लाइक अ हीप ऑफ कॉटन वूल। तो ये मेरे कौन से होंगे, क्यूमुलस। इनकी जो हाइट होगी, इनकी जो हाइट होगी भैया, ये नियर अबाउट आपको 4000 यानी 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की रेंज में देखने को मिलेंगे। हमने कहा ठीक है। एंड दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पैचेस और दे आर स्कैटर्ड। आपको हमेशा पैचेस में देखने को मिलेंगे, स्कैटर्ड होंगे, 4 से 7 किलोमीटर की हाइट होगी, फ्लैट बेस होगा, दे विल लुक लाइक अ कॉटन वूल। तो सिरस कैसे है, हाई एल्टीट्यूड पे मिलेंगे, थिन एंड डिटैच्ड है, फेदरी अपीयरेंस है इनका और व्हाइट है, ठीक है। उसी के साथ साथ कॉटन वूल की तरह फ्लैट बेस, 4 से 7 किलोमीटर पैचेस में मिलेंगे आपको और स्कैटर्ड होंगे, वो होंगे मेरे क्यूमुलस। देखो इस तरीके से आप देख सकते हो डायग्राम में भी। इस डायग्राम को मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अपना तरीका पहले पढ़ते हैं, चीजें समझते हैं लिख के, उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे मेरे सिरस क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये मेरे क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, ये मेरे कौन से हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, ये मेरे स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं। स्ट्रेटस क्लाउड्स जैसे आपको समझ आ रहा होगा, लेयर्ड क्लाउड्स हैं ये। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लेयर्स में, तो दे आर द लेयरिंग क्लाउड्स, लेयर्ड क्लाउड्स है। आओ जरा बात करते हैं तीसरे जो हमें बात करनी है, वो है भैया मेरे स्ट्रेटस। तो मैंने आपसे बोला कि जैसा स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि भैया दे आर लेयर्ड क्लाउड्स। एंड कवर, अब लेयर्स में है, लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई, दे कवर लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई, ठीक है। ये बनते कैसे हैं, दे आर आइदर फाउंड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस। जब आपके एयर मासेस मिक्स होंगे, जब आपके स्ट्रेटस क्लाउड्स बनेंगे, लेयर्ड क्लाउड्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया, इन फॉर द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो ये है मेरे स्ट्रेटस क्लाउड्स। चौथे क्लाउड जो आपको इंपोर्टेंटली समझने हैं, वो है भैया मेरे कौन से, निम्बस क्लाउड्स। अभी फिलहाल नोट्स बना लो, लिख लो, फिर अभी आपको डायग्राम दिखा के सारी चीज समझाऊंगा। अब भैया निम्बस क्लाउड्स को, ये मेरे क्या होते हैं, डार्क एंड ग्रे क्लाउड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, डार्क एंड ग्रे। ऑलरेडी मैं कल की क्लास में भी आपको काफी सारी चीजें इनसे रिलेटेड बता चुका था, डार्क एंड ग्रे। और ये आपको हमेशा मिड लेवल और सरफेस के ऊपर मिलेंगे। मिड लेवल, ऊपर नहीं मिलेंगे ज्यादा हाइट पे, मिड लेवल और नियर टू सरफेस। ये कैसे होते हैं, काफी ज्यादा डेंस होंगे, डेंस एंड ओपेक टू सनरेज। दे आर ऑलवेज डेंस एंड दे आर ऑलवेज ओपेक टू द सनरेज। हमने कहा चलिए जी ठीक है। और ये इतने ज्यादा नीचे होते हैं, मैंने बताया कि बिल्कुल सरफेस पे आपको होंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भैया बिल्कुल जो है अर्थ की सरफेस को ये टच कर रहे हैं। और दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेन। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं मेरे, तो ये मेरे 4 क्लाउड्स थे। चारों की थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई। अब जरा आइए इनको देख लेते हैं जरा। मैंने आपसे बात करी, मैंने भैया ये मेरे सिरस क्लाउड्स हैं। इस तरीके से लेयर्ड क्लाउड्स, जो लो क्लाउड्स मेरे बनेंगे, स्ट्रेटस है, क्यूमुलस है। इसके साथ साथ मैंने बताया नाम एल्टो जुड़ गया तो आपके कौन से हो गए, मिडिल हाइट क्लाउड्स हो गए। तो बेस्ड ऑन दिस, सिरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बस, ये मेरे 4 क्लाउड्स बने। इन्हीं 4 क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन से मैं कुछ क्लाउड्स का वो नाम देता हूं, हम कुछ नंबरिंग देते हैं, वो आपको चीज समझनी पड़ेगी। मैंने बोला भैया मेरी हाई हाइट क्लाउड्स कौन से होते हैं, आपने बोला सर सिरस क्लाउड्स आपके हाई हाइट क्लाउड्स होते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या मेरे निम्बस क्लाउड्स हाई हाइट पे एग्जिस्ट करेंगे, आपने बोला कि सर बहुत ज्यादा हाई हाइट पे निम्बस क्लाउड्स एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर द मिड हाइट एंड द लो हाइट क्लाउड्स। तो सिरस मैंने बोला कि भैया सिरस क्लाउड्स मेरे ये मेरे हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं, हाई एल्टीट्यूड याद रखना। तो मैंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया कि सिरस क्लाउड्स ये तो ऑटोमेटिकली हाई होंगे, इसके साथ साथ जो इनके नीचे आ रहे हैं उनसे भी तो ये कंबाइन करेंगे, तो भैया सिरो क्यूमुलस, एक तो सिरस प्लस क्यूमुलस, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे सिरो क्यूमुलस, तो भैया जहां सिरो जुड़ गया वो हाई हाइट क्लाउड्स है मेरे।
और तीसरी जो चीज है वो है सिरो स्ट्रेटस क्लाउड्स। तो सिरो जहां भी जुड़ गया मेरा हाई हाइट क्लाउड्स है, तो भैया सिरस जो है वो बाकी के दोनों के कॉम्बिनेशन से हाई हाइट क्लाउड्स बनाते हैं। अब जो सिरो स्ट्रेटस बनेंगे, स्ट्रेटस मेरे लेयर थे तो ऐसे बनेंगे, जो सिरो क्यूमुलस बनेंगे, जो सिरो क्यूमुलस बनेंगे फेदरी अपीयरेंस में थे तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। दीज आर द हाई हाइट क्लाउड्स, सिरो स्ट्रेटस, सिरो क्यूमुलस एंड सिरस। आप ऐसे मान लो, आप ऐसे समझ लो कि भैया सिरस, दूसरे मैंने बात पकड़ी थी क्यूमुलस, तीसरे नंबर पे हमने समझे थे स्ट्रेटस। निम्बस क्लाउड्स तो बहुत ज्यादा हाइट पे हमारे एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, तो हमने कभी सिरस ने एक बार क्यूमुलस से जोड़ी बनाई, एक बार स्ट्रेटस से, एक तो खुद था ही, तो तीन मेरे बना दिया हाई क्लाउड। मिडिल हाइट क्लाउड में मैं हमेशा बात करता हूं कि भाई सिरस तो मेरे हाई हाइट क्लाउड है, मिड हाइट में मेरे स्ट्रेटस और क्यूमुलस आ सकते हैं, और उनके साथ मैंने एल्टो जोड़ दिया, एल्टो आर मिडिल हाइट क्लाउड्स। तो एल्टो स्ट्रेटस एंड एल्टो क्यूमुलस, दीज आर द मिड हाइट क्लाउड्स। जब मैं लो हाइट पे आता हूं तो स्ट्रेटस तो मेरे लो हाइट क्लाउड्स हैं, स्ट्रेटस हो गए, क्यूमुलस हो गए, स्ट्रेटो क्यूमुलस और निम्बो स्ट्रेटस एंड क्यूमुलो निम्बस, ये मेरे काफी ज्यादा बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। दीज आर द लो हाइट, मिडिल हाइट एंड हाई हाइट क्लाउड्स, जो आपको याद रखने हैं, जो आपका एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। आइए जरा आप जरा बात कर लेते हैं यहां से। सिरस क्लाउड्स, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। आएंगे जरा आगे। सिरस क्लाउड्स क्या है? हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स है। दे आर थिन एंड डिटेच्ड क्लाउड्स हैविंग अ फेदरी अपीयरेंस, दे आर ऑलवेज व्हाइट इन कलर। और ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे सिरो स्ट्रेटस एंड सिरो क्यूमुलस, ये तीन और सिरस मिलकर के आपके तीन हो जाएंगे हाई हाइट। मैंने बात करी क्यूमुलस की। क्यूमुलस क्या है? दे लुक लाइक कॉटन यूल, जनरली फाउंड 4000 से 7000 किलोमीटर के पैचेस में एग्जिस्ट करते हैं और स्कैटर्ड रहते हैं, फ्लैट बेस होता है, इस तरीके से वुलन उसकी तरह दिखते हैं। स्ट्रेटस की बात करी, लेयर्ड क्लाउड्स हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई, क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस। मैंने बोला कि भैया हाई हाइट क्लाउड्स कौन थे? सिरस, सिरस, सिरो क्यूमुलस, सिरो स्ट्रेटस। मैंने बोला मेरे मिड हाइट क्लाउड्स कौन से हैं? एल्टो क्यूमुलस, एल्टो, ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड्स और एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स मेरे कौन से हो गए भैया? ये मिड हाइट हो गए। स्ट्रेटस, क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस, निम्बो स्ट्रेटस एंड क्यूमुलो निम्बस, ये चारों हो गए मेरे लो हाइट क्लाउड्स, ये आपको याद रखने हैं। आइए, निम्बस क्लाउड मैंने बता दिया, ब्लैक और डार्क ग्रे, जैसे आप ये देख लो, दिस वन एंड दिस वन, निम्बो स्ट्रेटस एंड क्यूमुलो निम्बस। आप देख लो कितना ज्यादा डार्क है ये क्लाउड जो है, ठीक है, बारिश और ये थंडरस्टॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। मिड लेवल और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ बर्थ बनेंगे, काफी डेंस है, ओपेक है सनरेज के लिए, कभी कभी ऐसा लगेगा ग्राउंड को छू रहे हैं। एंड दीज आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर, और ये बारिश के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। निम्बो स्ट्रेटस एंड क्यूमुलो निम्बस। आइए, हाई हाइट में कौन कौन से मैंने बताया आपको? सिरस, सिरो स्ट्रेटस, सिरो क्यूमुलस। मिड हाइट में एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस। लो हाइट में स्ट्रेटो क्यूमुलस एंड निम्बो स्ट्रेटस। क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट, क्यूमुलस एंड क्यूमुलो निम्बस। आइए जरा देख लीजिए, दिस इज माय क्यूमुलस क्लाउड, दिस इज माय क्यूमुलो निम्बस। इनका वर्टिकल एक्सटेंशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द क्लाउड्स। ठीक है, इतनी सी बात है, बात जो है वो इतनी सी ही है, ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है, इतना ही आपको समझना है। यही आपके क्लाउड्स का क्वेश्चन है, यहां से बाहर आपसे नहीं पूछेगा। तो क्लाउड्स हो गया, एवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन हो गए, क्लाउड्स की बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेसिपिटेशन एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक ऑल्सो। प्रेसिपिटेशन मेरा क्या है? प्रेसिपिटेशन मेरा क्या है आओ जरा समझते हैं। मैंने आपसे सिंपल सी बात करी थी, यही समझ लेते हैं। देखो, जब मेरा कंटिन्यूअस कंडेंसेशन होगा, आओ लिखता हूं आपके लिए, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, नोट्स भी बना लेना। मैंने आपसे बोला ये मेरी कोई वाटर बॉडी है, आपने बोला ओके सर नो प्रॉब्लम, आपने बोला ओके सर नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ये मेरी वाटर बॉडी है। ठीक है, यहां से क्या हुआ? एवापोरेशन हुआ, एवापोरेशन हुआ, आपने बोला ओके सर नो प्रॉब्लम, एवापोरेशन हुआ। एवापोरेशन हुआ तो भैया मेरा ऊपर की हाइट में क्या जाकर के टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, एयर सैचुरेट हुई। सैचुरेट होने के बाद क्या हुआ? जो मेरे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई थे उनके आसपास क्या हुआ? उनके आसपास क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ। तो जब ये एयर सैचुरेट हो गई, ड्यू पॉइंट आ गया, तो मेरा कंडेंसेशन हो गया। अब कंडेंसेशन हो इनके आसपास होना शुरू हुआ, अब क्या होगा? एवापोरेशन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअली एवापोरेट हो रहा है, कंटिन्यूअस कंडेंसेशन भी होगा, तो थिक होती जाएंगी मेरी और वाटर
जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के आसपास है और थिक होते जाएंगे। और आपको पता है ग्रेविटी किसी की सगी नहीं है, ग्रेविटी किसी की सगी नहीं है, वो सबको खींचती है। तो भैया एक टाइम तो ऐसा आएगा व्हेन दिस हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई और ये जो आपके वाटर वेपर है दे आर अनेबल टू होल्ड देमसेल्व्स इन द एयर, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इनकी सिचुएशन आ जाएगी, जैसे जैसे ये थिक होते जाएंगे एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि भाई दे हैव टू फॉल बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब दो चीजें समझो, एवापोरेशन हुआ, यहां मेरा क्या हो रहा है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन हुआ, जैसे कंडेंसेशन होगा दे विल फॉर्म क्लाउड्स, ये मेरे क्लाउड्स बन गए। अब क्लाउड जैसे ही बने और जैसे ये हैवी हुई तो मेरा क्या, अब जो कंडेंसेशन हो रहा है पहले एक चीज समझो, दो तरीके से हो सकता है। एक तो भाई ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर के फॉर्म में हो गया। दूसरा हो गया ड्यू पॉइंट इज एट और लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये क्या होगा आइस के फॉर्म में होगा। तो भैया इस कंडीशन में क्या होगा, रेनफॉल होगा व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है, उसको मैं क्या बोल देता हूं, उसको भैया सिंपल सी बात है, आप बोलोगे इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्नोफॉल। तो रेनफॉल और स्नोफॉल में बस इतना फर्क है कि भाई जो कंडेंसेशन जब हो रहा है तो उस टाइम पे एयर मास का टेम्परेचर कैसा है, अगर अबव फ्रीजिंग पॉइंट है तो भैया क्या होगा आपका रेनफॉल होगा, और अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है तो क्या होगा स्नोफॉल होगा। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बरसों रे मेगा मेगा, बरसों रे मेगा मेगा एकदम मस्त आपकी बारिश होती है, ठीक है, या तो बारिश होगी या क्या होगा स्नोफॉल होगा, इसी को बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज व्हाट, रेनफॉल। अब रेनफॉल आपकी वाटर के फॉर्म में हो रही है या फिर आपके स्नो के फॉर्म में होगी। अच्छा, इसके साथ साथ दो चीजें और है, एक चीज होती है आपकी स्लीट, और एक चीज होती है बॉयज एंड गर्ल्स आपकी हेल स्टॉर्म्स। स्लीट और हेल स्टॉर्म्स और समझेंगे भैया स्लीट क्या है सर, और सर जो है हेल स्टॉर्म्स क्या है, ये चीज और समझा दो, इनमें और थोड़ी सी जीवन में मुश्किल रहती है। अब जरा आएंगे तो इनमें फर्क क्या है वो समझो, ठीक है। अब स्लीट क्या है, दे आर बेसिकली द फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, ये क्या है फ्रोजन रेन ड्रॉप्स हैं। फ्रोजन रेन ड्रॉप्स हुई कैसे, बात कैसे हुई मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब देखो क्या हुआ, मेरे क्लाउड्स बने, समझना बात को, क्लाउड्स बने। अब भैया क्लाउड्स में जो कंडेंसेशन हुआ मेरा अब फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, तो क्या है वाटर के फॉर्म में बने, तो वाटर के फॉर्म में क्या हुआ, अब इस क्लाउड से मेरा जो है बारिश आ रही है, बरसों रे मेगा मेगा, बरसों रे मेगा मेगा, मस्त मेगा बरस रहे मेरे, आ रही है बारिश, आई बारिश आई बारिश आई बारिश आ रही है। अब जैसे ये बारिश आ रही है आपकी, ठीक है, जब ये बारिश आ रही है जो वार्मर एयर से आई, जो कंडेंसेशन हुआ इसका वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर हुआ। अब आते आते क्या हुआ, इसको जो रास्ते में एक बहुत ही कोल्डर एयर मिल गई, इसको क्या मिल गई कोल्डर एयर। अब भैया ये तो मेरा नॉर्मल वाटर था और इसको नीचे आकर के कोल्डर एयर मिल गई एकदम खतरनाक कोल्ड, तो क्या होगा, ये जो मेरा वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं इनका टेम्परेचर कम होगा, जब इस कोल्डर एयर को ये पेनिट्रेट करते हुए नीचे आएंगी, जब नीचे आएंगी तो क्या होगा, कि भैया ये क्या है आपकी प्रॉपर तरीके से ये आइस के क्रिस्टल्स में नहीं जम पाएंगी, बट दे विल फॉर्म द आइस पैलेट्स व्हाइल पासिंग थ्रू दिस कोल्डर एयर, एंड व्हेन द प्रेसिपिटेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ दिस आइस पैलेट्स इट इज नोन एज स्लीट। इसी को मैं क्या बोल देता हूं, स्लीट बोल देता हूं। अब जरा अब बात समझो हेल स्टॉर्म्स की। अब देखो हेल स्टॉर्म्स में क्या होगा, हेल स्टॉर्म्स में क्या होगा कि जो ये आपका कोल्डर एयर मास था, ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होगा। जब टेम्परेचर इसका बहुत कम है, सेमी सॉलिडिफाइड आपकी जो सॉरी रुको, अभी जो आपकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, जो ड्रॉपलेट्स मेरी आ रही है, ठीक है, अब ये जो ड्रॉप्स आई तो ये मेरी क्या होंगी, फ्रीज हो जाएंगी। जब ये फ्रीज हो जाती है प्रॉपर्ली इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स। अब आपको पता है एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके के फिनोमेना है, कहीं इतना टेम्परेचर कम हो रहा है कि आइस पैलेट्स बन रहे हैं, जो पपड़ी होती है आपकी बर्फ की उस तरीके से, और कहीं ऐसा हो रहा है प्रॉपर एयर आइस क्रिस्टल्स बन जा रहे हैं। जब आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं भैया हेल स्टॉर्म आ गए।
और जब मेरे आइस पैलेट्स बनते हैं मैं बोल देता हूं स्लीट आ गया। जब मेरी स्नो आती है स्नोफॉल आ गया। जब मेरा वाटर के फॉर्म में कंडेंसेशन होता है रेनफॉल आ गई। इतनी सी बात है, बात समझ में आई? जरा ये डायग्राम देखो, ये क्या है? स्नोफॉल। कितना बढ़िया लग रहा है ना। क्लास छोड़ के मनाली मत भग जाना बस अब, ठीक है? क्लास छोड़ के मनाली मत भग जाना, बाकी सब बढ़िया है, नहीं तो मनाली देखते रह जाओगे। फिर ये रेन, अब पेपर में ज्यादा टाइम है नहीं, पढ़ लो अच्छे से भी। हमने बात करी हमारे हेल स्टॉर्म्स है, ओले, ठीक है? ये मेरा स्लीट है, स्लीट को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, तो आइस पैलेट्स लिख देते हैं। देख रहे हो आप कि एकदम पपड़ी जैसी, बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड नहीं, वो स्लीट है। हेल्स क्या है मेरे भाई? बिल्कुल ही टेम्परेचर ऐसा मिल गया एयर मास का कि ये सॉलिडिफाई हो गए इन द फॉर्म ऑफ आइस। और स्नोफॉल तो भैया ऊपर ही, जब मेरा ड्यू पॉइंट था वो बिलो था फ्रीजिंग पॉइंट के, तो ये वहीं से बढ़िया एकदम मस्त एकदम स्नो बन करके आ रही है। चलो जरा बात को समझते हैं। अब एक चीज बताओ भाई, एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ये स्नोफॉल एक वार्म एयर मास से टकरा जाए और फिर वो दोबारा रेनफॉल हो जाए, हो सकता है, बट ऐसी कंडीशन बहुत रेयरली बनती है। चलिए, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन इन फ्री एयर, उससे क्या होगा? हेल्प्स द कंडेंस्ड पार्टिकल्स टू ग्रो इन साइज व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर फेल्स टू होल्ड देम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ सरफेस पर वापस आते हैं, उसी को रिलीज ऑफ मॉइस्चर बाय द एयर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और दिस में टेक प्लेस इन द लिक्विड फॉर्म, व्हेन इट टेक्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इट इज रेनफॉल, व्हेन द टेम्परेचर इज लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस तो स्नोफॉल होता है। सॉरी, मॉइस्चर इज रीड इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल, दीस क्रिस्टल्स फॉर्म फ्लेक्स ऑफ स्नो। तो रेन और स्नो के अलावा स्लीट और हेल्स भी आते हैं। कैसे आते हैं जरा समझते हैं, जरा समझते हैं। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। कुछ भी आप मान लो, ये कह रहा है कि भैया ऊपर से, जैसे मैंने आपको समझाया, वाटर आया, नीचे एयर मास मिला, वो फ्रीज हो गए। दूसरा कह रहा है कि भैया मेरा स्नो आई, स्नो आकर के जैसे मैंने आपको बताया भैया वापस से अगर किसी उसे गलती से कोल्ड एयर मास मिल गया, कोल्ड एयर मास में वो वाटर हो गई, फिर नीचे आकर के फिर फ्रीज हो गई, तो रीफ्रोजन स्नो वाटर भी हो सकता है, ऐसे मैंने बताया। कहने का मतलब ये है जो भी वाटर आ रहा है वो फ्रीज हो रहा है, बट इतना फ्रीज नहीं हो पा रहा है कि सॉलिडिफाई हो जाए, मतलब सॉलिडिफाई तो हो रहा है बट इतना नहीं कि क्रिस्टल्स बना ले, वो आइस पैलेट्स के फॉर्म में गिर रहा है। तो व्हेन अ लेयर ऑफ एयर विद द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलाइज अ सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। रेन ड्रॉप्स व्हिच लीव द वार्मर एयर एनकाउंटर द कोल्डर एयर बिलो, as a result they solidify and reach the ground as small pellets of ice, not bigger raindrops, इसको बोलते हैं स्लीट। sometimes क्या होता है, drops of rain after being released by the clouds become solidified into small rounded solid pieces of ice, यहाँ प्रॉपर आइस बन रही है, which reach the surface of earth, इसे बोल देते हैं हेल स्टॉर्म्स, इसे बोल देते हैं हेल स्टॉर्म्स। तो प्रेसिपिटेशन के चारों तरीके भैया मैंने आपको बता दिए। रेनफॉल क्या है, आपका स्नोफॉल क्या है, सब विजुअलाइज करवा के मैंने अच्छे से आपको समझाया है, मनाली भी भेज दिया है, ठीक है। स्लीट क्या है मेरे, और मेरे हेल स्टोन्स क्या है, स्टॉर्म्स नहीं स्टोन्स। तो ये चारों चीजें हमने यहाँ पे समझ ली है। इसी के साथ अब जरा लास्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो 3 तरीके के रेनफॉल मैं आपको समझाने वाला हूँ, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक और फ्रंटल में कल समझा चुका हूँ ऑलरेडी बहुत अच्छे से। तो जब ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है कैसे बारिश होती है, वार्म फ्रंट बनता है कैसे बारिश होती है, कोल्ड फ्रंट बनता है कैसे बारिश होती है, स्टेशनरी फ्रंट रहता है तो कैसी बारिश होती है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक समझ लेते हैं। हाउएवर मुझे पता है ये चीज आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत मैंने अब तक पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी समझा दी है, पर फिर से समझा देता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड होने चाहिए। चलिए, जब तक जियोमॉर्फोलॉजी के रॉक पर पहुंचेंगे आप खुद रॉक बन जाओगे, ठीक है, ज्योग्राफी में। आओ जरा, अब जरा इसके साथ बात करते हैं। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, होता क्या है, जब भी मेरा कोई भी एक सैचुरेटेड एयर मास है, ठीक है, व्हेन इट मूव्स, और जब किसी भी मेरे क्या करेगा, एक टकराया ये माउंटेन से, जब माउंटेन से टकराया इट विल बी फोर्स टू राइज, इट विल बी फोर्स टू राइज, ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा ड्यू पॉइंट आएगा, ड्यू पॉइंट आएगा कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। जब कंडेंसेशन होगा भैया तो क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगी। तो जब भी मेरा ऐसा कोई एयर मास टकराता है इट ब्रिंग्स रेन इन द रीजन विच इज नोन एज रेन शैडो एरिया, विच ब्रिंग्स रेन इन द रेन बियरिंग एरिया, नॉट सॉरी शैडो, रेन बियरिंग एरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज विंडवर्ड साइड। अब देखो इसने यहां बारिश कर दी, बारिश करने के बाद जब ये एयर है वो राइज करती है, अब इसके पास मॉइस्चर नहीं है, तो जब ये इधर डिसेंड करेगी तो इसके पास नो मॉइस्चर, तो इट विल नॉट ब्रिंग द, ये है आपका रेन शैडो एरिया। और रेन शैडो एरिया के साथ साथ हम इसको बोल देते हैं भैया आपकी कौन सी साइड, लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। इसी के साथ भैया मैं क्या बोल देता हूं इसको,
इसकी के साथ मैं क्या बोल देता हूँ, इसको विंडवर्ड साइड। अच्छा, इसी के तरीके से अगर आप जब देखोगे हमारी इंडिया है, इंडिया में हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के मेरे इस वाले एरिया में खूब सारी बारिश होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इनमें ज्यादा पासेस भी नहीं है। और ये वाले जो रीजन है मेरे, ठीक है, नासिक पुणे, इन सब में आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। वहीं ये केरला गोवा, ये वाले जो एरियाज है, खूब बारिश देखने को मिलती है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। होता यही है कि भाई हवा आई, हवा जो है वो मॉइस्चर लेके आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है, उसको फोर्स किया जाता है ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठती है, कंडेंस होती है, इस साइड तो खूब बारिश करती है, धमाधम धमाधम मस्त एकदम। लेकिन जैसे ये जाती है और धूप जब माउंटेन के ऊपर चढ़ के डिसेंड करेगी एयर, तो इट बिकम्स ड्राई, इट इज नोन एज द लीवर्ड साइड, एंड दिस पार्ट ऑफ द माउंटेन डजंट रिसीव द रेनफॉल। कई सारी हवाएं ऐसी होती हैं जो कोल्ड माउंटेन्स पे इस तरीके से ड्राई घूमती हैं, ड्राई जाती हैं, तो इस साइड की जो स्नो है उसको मेल्ट कर देती हैं और पास्चर लैंड्स बनाती हैं, जैसे आपके रॉकीज माउंटेन्स में, जैसे आपकी चिनूक है, चिनूक को हम बोलते हैं स्नो कीटर, ये आपके रॉकीज माउंटेन में चलती है इन द यूएसए। तो ये क्या करेगी, लीवर्ड साइड पे आकर के आइस को पिघला देती है, यहाँ पेस्चर ग्राउंड्स बन जाते हैं, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द एग्रीकल्चर। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, चिनूक क्या है वो लोकल विंड्स में मैंने आपको बता दिया है। अब जरा चलते हैं आगे। तो इस तरीके का रेनफॉल जो होता है उसको बोलता हूं मैं रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल, रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। अच्छा, कन्वेक्शनल रेनफॉल मेरा क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल में बॉयज एंड गर्ल्स क्या होगा, ये मेरा कोई सिंपल सी बात है, वाटर बॉडी है, एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन हुआ, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, मेरे क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स जब हैवी हो जाएंगे बारिश होगी। कई बार ऑलरेडी अब तक बता चुका हूं, इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज मैक्सिमम आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगी, वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, इक्वेटोरियल जोन में, ठीक है। खूब जहां पे क्या है, खूब एवापोरेशन होगा, खूब बारिश होगी और तुरंत से आपके क्लाउड हट जाएंगे, फिर अगले दिन इंसोलेशन होगा, फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर बारिश होगी, फिर क्लाउड हट जाएंगे। तो जो भी आपके डोल्ड्रम, जो आईटीसीजेड, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहां पे ये वाली बारिश आपको देखने को मिलती है। मेरी कौन सी रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है। फ्रंटल रेनफॉल में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं इन यस्टरडेज क्लास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, आइए जरा रीड कर लेते हैं। एयर ऑन बीइंग हीटेड बिकम्स लाइट, राइजेज अप इन कन्वेक्शन करंट, विंड तो नहीं जाती ऊपर, क्या जाते हैं, कन्वेक्शन करंट्स आते हैं। जब ये राइज करती है, एक्सपेंड करती है, हीट लूज करती है, एंड कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन टेक्स प्लेस और क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग आएगी, हैवी रेनफॉल होगा, बट रेनफॉल ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, मैंने आपको बताया। सच रेन इज कॉमन इन द समर इन द हॉटर पार्ट ऑफ द डे, इट इज वेरी कॉमन इन द इक्वेटोरियल रीजन्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसके साथ जब आएंगे आगे, ओरोग्राफिक क्या है, व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, इट इज फोर्स्ड टू असेंड एंड एज इट राइजेस टेम्परेचर फॉल्स, मॉइस्चर जो है वो कंडेंस होता है, कंडेंसेशन हुआ, क्या हुआ, विंडवर्ड साइड पे रेनफॉल हुई। आफ्टर गिविंग रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, विंड व्हेन दीज विंड्स रीच द अदर स्लोप, दे डिसेंड करती हैं, टेम्परेचर राइज करता है उनका, मतलब बढ़ जाता है। Then their capacity to take in moisture increase and hence these leeward slopes remains rainless and dry. Area situated on the leeward side receives less rainfall is known as rain shadow area. It is known as the relief rain. Frontal rainfall I have already discussed कि भाई जो cyclonic rainfall होता है या frontal rainfall, precipitation in a tropical cyclone is convectional. जो मेरे tropical cyclone बने उसमें convectional था, जो प्रेसिपिटेशन मेरा होता है टेम्परेट में वो होता है फ्रंटल रेनफॉल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट। कौन सा फॉर्म बनता है साइक्लोन में, बोथ कोल्ड एंड देन वार्म फ्रंट। बट जब साइक्लोन डिसिपेट होता है तो कौन सा फॉर्म बनते हैं, वो डिसिपेट हो जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट। व्हेन द वार्म एयर इज कंप्लीटली अपलिफ्टेड बाय द कोल्ड एयर, तो मेरा ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है और टेम्परेट साइक्लोन डिसिपेट्स। इतनी बात आपको जरा याद रखनी है। इसी के साथ ये हमारी चीजें कंप्लीट होती हैं। यहाँ पे हमने समझा अच्छे से कि भैया क्लाउड्स क्या है और क्लाइमेटोलॉजी का। अब हमारे पास एक लास्ट लेक्चर बचता है। देखो ये कुछ फैक्ट्स डाले हैं मैंने, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये ऑलरेडी हम 10-15 बार डिस्कस कर चुके होंगे अब तक। बस आप देख लेना कि इनकेस स्टेटमेंट आता है कि डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एज वी प्रोसीड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि जो इक्वेटर वाले एरिया है वो हाई इंसोलेशन वाले एरिया है, हाई इवापोरेशन, हाई क्लाउड्स, डेली 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 रेनफॉल। पोल्स की तरफ जाएंगे रेनफॉल घटेगा। कोस्टल एरिया जो वर्ल्ड है उन पे ज्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल आएगी इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट से। क्यों, क्योंकि जब आपके समुद्र से हवाएं आती है वो मॉइस्चर लेकर के आती है और बारिश देती हैं। रेनफॉल इज मोर ओवर द ओशियंस देन ऑन द लैंड मास, क्योंकि आप वहां पे सोर्स ऑफ वाटर ज्यादा है, ओशियंस पे ज्यादा बारिश होगी, एवापोरेशन ज्यादा है, क्लाउड्स ज्यादा बनेंगे। 30 से 35 डिग्री वाले में आपकी ईस्टर्ली चलती है, ईस्टर्ली चलेंगी तो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे ज्यादा बारिश होगी, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट तक जाते आते मॉइस्चर खत्म। वैसे ही 45 से 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में आपके वेस्टर्ली चलेंगी तो जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट होगा उस पर ज्यादा बारिश होगी, इंटीरियर तक जाते आते मॉइस्चर खत्म, तो इंटीरियर और ईस्ट कॉन्टिनेंट आपको ड्राई मिलेगा इन दीज ट्रॉपिक्स।
वेयर एवर माउंटेन्स रन पैरेलल टू द कोस्ट, जैसे मैंने अपने वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करी, रेन ऑन द कोस्टल प्लेन ऑन द विंडवर्ड साइड एंड डिक्रीज टुवर्ड द लीवर्ड साइड, जैसे मैंने वेस्टर्न प्लेन की बात करी, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये हमने कुछ एरियाज डिक्लेयर करे हैं। इक्वेटोरियल बेल्ट हो गई आपकी, विंडवर्ड स्लोप्स हो गई माउंटेन्स की, या वेस्टर्न कोस्ट हो गए आपके कूल टेम्परेट जोन के जहां वेस्टर्लीज चल रही है, ये यहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा विच इज 200 सेंटीमीटर। वहीं इंटीरियर कॉन्टिनेंट्स हो गए आपके, ठीक है, वो मॉडरेट रेनफॉल होते हैं। कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, वो जो अपोजिट ऑफ द विंड आ रहे हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड एंड ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द टेम्परेचर लैंड्स रिसीव्स रेनफॉल वेरिंग बिटवीन 50 से 100। एरियाज लाइंग इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, लो रेनफॉल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं भाई, एग्जामिनर दे सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिलेटेड टू द रेनफॉल, रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन या रिलेटेड टू द क्लाइमेट इज करेक्ट इनकरेक्ट। मैंने ऑलरेडी बताया है, समझ के पढ़ोगे जिंदगी में कभी बात नहीं खाओगे। और एक भी स्टेटमेंट देख रहे हो, मैंने इतना फास्ट फॉरवर्ड रीड करा होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में, क्योंकि मैं उतनी ही डेप्थ से आपको चीजें समझाता हूं। ऐसा नहीं लगा होगा आपको कि अरे सर ये क्या क्या फटाफट से बता दिए। बस यहाँ पे आप काम आएगा, आप थोड़ा सा इसको रीड करो, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जब कुछ चीजें भूलो तो वापस से जाओ रिवाइज करो। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फॉर द नोट्स। नेक्स्ट वीक से हम जो है वो शुरू करेंगे, मतलब मैं आपकी साइंस भी शुरू कर दूंगा, सो प्लीज कीप स्टडिंग। साइंस और इंग्लिश पर भी हम काम शुरू कर देंगे, तो सारी चीज आपको मिलने वाली है, बढ़िया तरीके से करो। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है, सिर्फ लास्ट टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी का, केपन क्लाइमेट और वर्ल्ड क्लाइमेट। उसके बाद भैया मैं शुरू कर दूंगा आपका क्या, ओशियनोग्राफी, और उसके नेक्स्ट वीक से हम साइंस शुरू कर लेंगे, साइंस एंड इंग्लिश। बस आप अच्छे से पढ़ते रहो बढ़िया तरह और रिवाइज करो। तो अब तक जो है चीजें आई होप सबको क्लियर हुई है। क्लियर हुई है तो आप बता सकते हो, कोई भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। मिलता हूं कल क्लास केपन क्लासिफिकेशन और वर्ल्ड क्लाइमेट के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस।